वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए क्या बात करें। आज तो मेरा मन है फिजिक्स का बात करने का। फिजिक्स पर मेरा मन आ गया है आज। आइए तो सारी बातों को साइड करते हैं और हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। आज बहुत दिन से नहीं हुई है। फिजिक्स की बात में कौन बात को उठावें। 9वीं क्लास की बात करते हैं और 9th क्लास में दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। आइए इवें डिसाइड होते जा रहा है तो होने दो। पहले चैप्टर की बात करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो सारे लेसन हमको अपलोड करने। मोशन की भी बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड है मोशन, लेकिन आज मोशन की बात नहीं करेंगे। तो पहला चैप्टर में है आज काउज ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो मोशन का कारण है, गति का कारण वो कोई और नहीं, पता है कौन है? बल है। बल ही गति का कारण है। लेकिन ऐसा नहीं कि साइंटिफिक डिफाइन कर दो फोर्स को, विच इज काउज ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड फोर्स। इट इज राइट, बट इट इज नॉट एन but it is not a fundamental definition, but it is not a standard definition of force. Standard definition of force is something different. पता चलेगा, अपने आप पता चल जाएगा किसको बल कहते हैं। तो हम लोग मोशन की बात को अभी यूं ही छोड़ देते हैं। आइए फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स क्या है? सेकेंड चैप्टर 9वीं क्लास में फोर्स के बारे में स्टडी करना है। दुनिया वालों को सबसे पहले फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया। किस धरती पर वो भी है कुछ कहीं अपना वजूद लिए हुए, अपनी एक व्यापकता के साथ बल भी है। फंडामेंटली किस तरह इंट्रोड्यूस किया गया फोर्स को, क्या कहकर बताया गया फोर्स को, तो एक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में कहा। फोर्स इज डिफाइन एज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अब एक नया टर्म आ गया और इस नए टर्म के बारे में पहले चैप्टर में बात उठानी है, क्योंकि वहाँ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात आई है। वहाँ भी कुछ ऐसे क्वांटिटीज आए हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और लिहाजा वो बात वहीं पर हुई है। हम लोग थोड़ा सा शॉर्टली यहाँ बात कर लेते हैं उसके बारे में। क्वांटिटी कहने का मतलब संख्या, परिमाण, मैग्नीट्यूड, इसको क्वांटिटी के रूप में समझा जाता है। तो परिमाण है वो क्वांटिटी कहते हैं। चावल की क्वांटिटी क्या है? इस डिब्बे में कितनी क्वांटिटी में जो कुछ रखा गया है, यानी उसका परिमाण। क्वांटिटी मीन्स हमेशा वजन नहीं होता। क्वांटिटी मीन्स एक संख्या होता हमेशा। हम कहेंगे केले की क्वांटिटी कितनी है, इस पैकेट में केला डाला हुआ है, क्वांटिटी कितनी है? तो थोड़े ही कहेंगे 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, कहेंगे 50 पीस। तो 50 कहे ना, पीस में कहे 50 पीस। तो यहाँ पर एक संख्या को हमेशा बताएगा। वो संख्या किसी भी चीज की है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है। ऑलवेज ओनली मास को नहीं, मास तो खुद एक क्वांटिटी है। अदर्स बहुत सारे क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकता है 50, बट वो क्वांटिटी किसकी है ये बात हमें जाननी हो, इस बात का बोध कराना हो, इस बात को शो करना हो, तो एक यूनिट सुनते हैं। यूनिट, उसका मात्रक, जो उसकी मात्रा को मीन्स उस क्वांटिटी को, उस मात्रा को, उस मैग्नीट्यूड को
डिफाइन करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, उसका यूनिट होता है। हम कहेंगे 50 मीटर तो डिस्टेंस है, एक क्वांटिटी डिस्टेंस का। 50 सेकेंड, सेकेंड का यूनिट में टाइम की क्वांटिटी है। 50 किलोग्राम तो किलोग्राम कह रहे हैं, मास की क्वांटिटी है। 50 लीटर, लीटर कह रहा यूनिट में, वॉल्यूम की क्वांटिटी है। 50 क्यूब मीटर मीन्स मीटर क्यूब, घन मीटर, वो भी वॉल्यूम की क्वांटिटी है कि सॉलिड का वॉल्यूम मीटर क्यूब में, फ्लूइड्स का वॉल्यूम लीटर में, ये सारे यूनिट्स हैं। 50 केल्विन टेम्परेचर का यूनिट, तो 50 हो क्वांटिटी टेम्परेचर का। 50 जूल, जूल क्वांटिटी, तो वो किसका है, एनर्जी का या वर्क का, हीट का भी क्वांटिटी, बिकॉज हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। 50 न्यूटन, यूनिट न्यूटन है, ये 50 क्वांटिटी किसकी, तो फोर्स की, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। मेरा कहने का मतलब ये कि क्वांटिटी मीन्स परिमाण, संख्या, मात्रा, और वो क्वांटिटी किसकी है उसका यूनिट शो करता है। इसी तरह की क्वांटिटी जितने सारे, उसी में एक क्वांटिटी फोर्स भी है, और जितने सारे क्वांटिटीज हैं उसका फंडामेंटल इंट्रोडक्शन सबसे पहले यही होता है कि वो एक क्वांटिटी है। फोर्स इज टाइप ऑफ ए क्वांटिटी, टाइम इज ए टाइप ऑफ ए क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज ए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वर्क इज ए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जितने क्वांटिटीज हैं उसका फंडामेंटल इंट्रोडक्शन उसको वही कहो कि ये क्वांटिटी है। फोर्स भी वही है। अब यहाँ पर क्वांटिटी पर हम ठहर के बात करें, फिजिकल क्वांटिटी, तो फोर्स तो बाकी रह जाएगा, क्या करें। तो फिजिकल को आइए शॉर्ट में बात कर लेते हैं। क्वांटिटी मात्रा, संख्या, परिमाण, ये तो सबका होता है जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज स्पेशल है जो इस मैग्नीट्यूड के साथ, इस मात्रा के साथ डायरेक्शन भी शो करते हैं, which has a certain direction. Some quantities which has a certain direction as well as magnitude. तो स्पेशल जो वैसे हैं वो विथ डायरेक्शन, एंड फर्स्ट इज जनरल विदाउट डायरेक्शन। such type of physical quantities without direction, that is called a scalar quantity, अदिश राशि। and such type of physical quantities with direction, that is called vector quantity, सदिश राशि। ये 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ यह भी सवाल आ गया, यदि हम फोर्स पर आ जाते हैं अब, तो सवाल खड़ा हो जाता है कि फोर्स किस टाइप की क्वांटिटी है, फिजिकल वेक्टर है या स्केलर है, क्या फोर्स में डायरेक्शन है या नहीं है। तो फोर्स जब अप्लाई होता है ये फिजिकल क्वांटिटीज, 50 न्यूटन, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, ये यूनिट है। जब भी फोर्स के क्वांटिटी को कहें तो इसका यूनिट भी कहें, नहीं तो 50 ओनली कहने से कुछ नहीं है, वो कोई क्वांटिटी नहीं वो कही जाएगी, उसका यूनिट कहना ही है। जिस क्वांटिटी को कह रहे हैं, फोर्स को कह रहे हैं 50 न्यूटन, तो ये 50 न्यूटन का जो फोर्स क्वांटिटी है ये हमेशा जब कभी अप्लाई होगा क्या करता है क्वांटिटी, अभी इसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये नहीं होता तो दुनिया गजब होती फोर्स नहीं होता तो दुनिया गजब होती, पता नहीं क्या क्या होता, ये विचार करने में पता चल जाएगा। हम डिफाइन कर रहे हैं फोर्स को, फोर्स के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, 5 मिनट में भी इसकी बात ख़त्म की जा सकती है।
50 मिनट भी लग सकता है। आज तो मेरा मन थोड़ा आ गया फिजिक्स कहने में अपने हिसाब से। हम ही कहेंगे, जो भी कहते हैं सुनते जाओ, जो भी निकलता है सुनते जाओ। आइए, फोर्स, तो ये फोर्स का जो क्वांटिटी है 50 न्यूटन, हमेशा जब अप्लाई होता है, एक्शन में आता है, तो ऑलवेज इन ए सर्टेन डायरेक्शन इसका एक्शन देखा गया। एक ही बल, एक ही समय, एक ही जगह, एक निश्चित दिशा में, एक सर्टेन डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है। एक से अधिक डायरेक्शन नहीं होता। एक से अधिक डायरेक्शन यदि है तो निश्चित ही वो दूसरा बल है, या यदि वही बल है तो निश्चित ही दूसरा समय लग रहा है। वो टाइम का जो पीरियड है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, पर डिफरेंट टाइम होगा। वो जो टाइम पीरियड होगा वो अलग होगा, दूसरा होगा। या तो यदि सेम टाइम पीरियड है, सेम फोर्स है, तो वो जगह दूसरा होगा, हो सकता है। यानी कुछ ना कुछ चेंज होगा। एक बल एक ही समय, एक ही बिंदु पर एक से अधिक दिशाओं में कार्य नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि बल के बारे में जितनी बातें हमें सिखाई गई हैं, जितनी बातें हमें बताई गई हैं, बल की खोज जिन्होंने की है, बल के बारे में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया, स्टडी किया और फिर हमें बताया, भास्ट इसका स्टडी है। 8वीं क्लास से शुरू हुआ, वहाँ पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, एक सिंपल बात आई, धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। कोई भी चीज़ को धक्का दो, कोई भी चीज़ को खींचो, बल है वो। मतलब आदमी नहीं खींचता, बल खींचता है। हम दरवाज़ा पकड़ के खींच रहे हैं, खोल रहे हैं अंदर से, या अंदर से धकेल के बंद कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, वो बल कर रहा है। हम एक माध्यम है, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ, उस फोर्स को भी क्लासिफाइड किया गया, उस फोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। मस्कुलर फोर्स, हाथ से पकड़ रहे हैं, फोर्स भी कई तरह तरह के होते हैं। 8वीं क्लास में फोर्स के बारे में बहुत सारी बात उठी है, पता नहीं आप क्या क्या सुने हो, आप कितना जानते हो। हम तो उन बातों को यहाँ नहीं उठा सकते। आइए, तो फोर्स हमेशा उसका एक डायरेक्शन होता है, एक समय। सो कहा गया कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है विथ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन वाला है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपके बीच लाए जा सकते हैं कि फोर्स का सर्टेन डायरेक्शन कैसे होता है। आप यूं थ्योरेटिकल इस बात को गेन कर लो कि जो न्यूटन के रिसर्च में आया, पूरी दुनिया जिसको जानती है, मानती है कि फोर्स ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। सो फोर्स इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी विच यूनिट्स इज न्यूटन, SI यूनिट न्यूटन। चलिए, फोर्स के बारे में और क्या इंट्रोडक्शन, ये क्या करता है। तो दुनिया में किसी भी तरह के चेंजिंग जो आते हैं, दुनिया में किसी भी तरह के परिवर्तन जो होते हैं, चाहे वो स्थिति में परिवर्तन हो, या आकार में परिवर्तन हो, या अवस्था में परिवर्तन हो, या स्थान में परिवर्तन हो, आकृति में परिवर्तन हो, एनी टाइप ऑफ चेंजेज अराउंड अस ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू अप्लाइंग ए फोर्स। ये कौन करता है? फोर्स करता है। फोर्स कहीं ना कहीं से, किसी न किसी थ्रू से अप्लाई होता है, किसी न किसी टाइप का होता है वो। यदि परिवर्तन हुआ, पेज को उलट रहे हैं, किताब के पेज को उलट रहे हैं, ये परिवर्तन जो हो रहा है फोर्स की वजह से हो रहा है। साइकिलें चल रही हैं, इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, अभी यहाँ था, 5 मिनट बाद कहाँ चला गया, चेंज इन प्लेस ड्यू टू फोर्स। अभी रोटेट कर रहा है पंखा ड्यू टू फोर्स। कोई भी चीज़, कलम ऐसे रखी हुई है, हम थोड़ा घुमा देंगे ऐसे, वहीं पर है, प्लेस चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुआ ड्यू टू फोर्स। अभी हम आपको सामने देख रहे हैं,
अभी थोड़ा मूव कर जाएंगे, ये जो चेंजिंग हुआ ड्यू टू फोर्स, ये पोजीशन चेंज किया। तो ये कोई भी टाइप का चेंजिंग, अभी बैलून थोड़ा साइज छोटा, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दो, उसको फूंक दो हवा, साइज बड़ा, आकार बदला ड्यू टू फोर्स। किसी भी तरह का परिवर्तन का कारण बल है। सो फोर्स इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी which type is vector quantity which is cause of all type of changes, which is main cause of changes around us। फिजिकल चेंज के लिए चेंज दो तरह का होता है, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं, यहाँ नाम कहना है which is cause of फिजिकल चेंजेस। एक दूसरा चेंजेस केमिकल चेंजेस भी है। तो केमिकल चेंज जो होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, अभी केमिस्ट्री का स्टेशन लग जाएगा। थोड़े केमिकल चेंज डिफरेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहाँ भी फोर्स का फंक्शन है। लेकिन फोर्स को यहाँ फुली हम एज ए फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, सो इट इज ए काउज ऑफ फिजिकल चेंजेस। इसी संदर्भ में रह करके पढ़ेंगे, इसी दायरे में रहकर हमें बात करनी है। तो फोर्स को यूं इतनी सारी बातों के साथ फंडामेंटली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। किसी ने पूछ दिया व्हाट इज फोर्स, आपको रिप्लाई करना हो, आपको आंसर करना हो, तो आप सीधे कहो फोर्स इज ये फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ये फिजिकल क्वांटिटी विच टाइप इज वेक्टर, या कहो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विथ डायरेक्शन। इट मीन्स फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच SI unit is Newton and which always cause of physical changes around us। सुनने वाला नहीं कहेगा गलत है, कहेगा ठीक है। ये फोर्स का फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर चेंजेस की बात आई, फिजिकल चेंजेस की बात आई। अब फिजिकल चेंज में जिस बात को मुख्य रूप से पकड़ा गया, फोर्स, आप देखो एक एक्सपेरिमेंट में कि हम दीवार पर बल लगाएंगे या चट्टान पर बल लगाएंगे, मतलब कोशिश करेंगे, एक फोर्स अप्लाई किया पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा, कोई भी चेंजेज नहीं हुआ, कोई भी चेंजेज नहीं हुआ। लेकिन ट्राई किया, जो बल हम लगा रहे थे, जिसके थ्रू भी लगा रहे थे, मस्कुलर फोर्स से लगा रहे थे, मांसपेशियों के थ्रू लगा रहे थे, या तो कोई मशीन से लगा रहे थे, कोई मैकेनिकल फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स था, लेकिन उसने प्रयास किया, भले ही वो परिवर्तन नहीं ला सका, लेकिन प्रयास किया। सो यहाँ पर थोड़ा सा इसके डेफिनेशन में ऐड करना है कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी बॉडी के पोजीशन, प्लेस, साइज में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। इसे इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, it is vector quantity and it is denoted by F। क्योंकि इसके क्वांटिटी को यदि हम कंसिडर करेंगे कभी कहीं, आवश्यकता पड़ जाएगी आगे, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी तो जो है सो है, लेकिन थ्योरी कन्वर्ट किया गया मैथमेटिक्स में, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आए, बहुत तरह तरह की बातें आई हैं। आज तो हम शुरू किए हैं केवल। तो उस केस में हमें फोर्स को कंसीडर करने की नौबत आ जाएगी बहुत जगह, और जब कंसीडर करेंगे फोर्स को, उसके क्वांटिटी को, तो उसके लिए F
So force is denoted by F. Force F is sufficient letter, standard. So always force is denoted by F. तो इतनी सारी बातें कहकर फोर्स को डिफाइन करेंगे। फोर्स के बारे में बहुत सारी बातों को साइड करते हुए या जिस बात को सामने रखकर डिस्कस किया गया, यानी डिस्कशन के लिए जो सामने लाया गया, बिल्कुल नज़र से देखो, पकड़ के लाए डिस्कशन के लिए। फोर्स के बारे में बहुत सारी बातों को साइड कर दिया है और पकड़ के डिस्कशन के लिए जिसको यहाँ लाया है ना, पता है क्या है? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। आपके सिलेबस में, 9वीं क्लास के सिलेबस में फोर्स बैलेंस और अनबैलेंस ये क्या होते हैं? बैलेंस फोर्स ऑलवेज इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, यानी ये पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं विच अप्लाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स पेयर ऑफ फोर्सेस of same quantity, of same magnitude, applying in opposite direction, then their resultant force is 0. कोई परिणाम नहीं लाता। लगता है बराबर बल लगता है, पेयर है, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड सेम, 50 न्यूटन वो भी 50 न्यूटन, 100 न्यूटन तो दूसरा भी 100 न्यूटन, दोनों बल इक्वल क्वांटिटी में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। एक जिस डायरेक्शन में बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण कोई रिजल्ट आउट नहीं होता। फोर्स रिजल्ट आउट करता है चेंजेस के रूप में, कोई फोर्स रिजल्ट आउट नहीं होता। अब यहाँ एक सवाल आता है, दो एक्सपेरिमेंट दे करके, आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट दे करके इस बात को क्लियर किया गया कि एक मोटे रस्से को इधर से भी खींचा जा रहा है, उधर से भी खींचा जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ से बराबर बल लगा रहे हैं। एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, अपोजिट डायरेक्शन। मोटा रस्सा खींचा जा रहा है, ना ये इसको खींच पा रहा है ना ये इसको खींच पा रहा है, दोनों अस्टे हैं अपनी अपनी जगह, बट फोर्स लगाए हैं। अब एक तरफ वाला हाथ छोड़ देगा तो सब हड़बड़ा के गिर जाएगा उधर। एक तरफ का आदमी हाथ छोड़ दे, दूसरे तरफ का हड़बड़ा के गिर जाएगा। गिर जाना भी चेंजेस है, कैसे था कैसे हो गया, गिर गया सब। ये टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज, उसके लिए भी फोर्स से रिस्पॉन्सिबल है और उसी का फोर्स है। अपने ही बल के कारण अपने को गिरा लिया। अनबैलेंसिंग फोर्स, अनबैलेंस हो गया। चलो छोड़ो, गिरने दो। लेकिन जब दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हो तो कोई रिजल्ट नहीं, इसका रिजल्टेंट फोर्स 0। इस टाइप के फोर्स को जब हम लोग शो करेंगे किसी ग्राफ पर या किसी एक्सप्रेशन में, या इसका न्यूमेरिकल फॉर्म पर बात करेंगे, तो यहाँ पर सेम मीन्स इक्वल क्वांटिटी के दो फोर्स कंसीडर करेंगे और उसके डायरेक्शन को अपोजिट रखेंगे और दोनों फोर्स को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आया? 0 आया। F1 एंड F2 इक्वल क्वांटिटी वाले, F1 इज इक्वल टू F2 क्वांटिटीज। एक से अधिक बल को कंसिडर करना हो ना तो F1, F2, F3, F4 कुछ ना कुछ चेंजिंग ला। 1, 2, 3, 4 ही जरूरी नहीं है, कुछ दूसरी टाइप का भी चेंजिंग ला सकते हैं, लेकिन F का अस्तित्व तो बना रहेगा। तो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, एक फोर्स F1 है, दूसरा F2 है, इक्वल है, ये दोनों क्वांटिटी है इक्वल। F1 बराबर F2,
और इसका डायरेक्शन अपोजिट शो करेंगे, डायरेक्शन एरो साइन से। एफ के ऊपर एरो साइन, एक इधर मुंह करके एक इधर मुंह करके, एरो साइन एक इधर और एक इधर, और दोनों F1 प्लस F2 करेंगे तो इज इक्वल टू 0। और एक बात पता आपको, ध्यान देना थोड़ा, अभी मैंने कहा कि ह्यूमन माइंड के सामने कुछ नहीं है। फिजिक्स में डायरेक्शन को एक और तरीका से दिखाया जाता है, चिन्ह से, प्लस माइनस, ये चिन्ह दोनों अपोजिट डायरेक्शन को शो करते हैं। प्लस F माइनस F2 अपोजिट डायरेक्शन को, प्लस F स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस देंगे, और माइनस F2 प्लस F1 स्मॉल ब्रैकेट में, फिर प्लस और माइनस F2, यानी F1 और F2 को जोड़ रहे हैं, लेकिन एक का डायरेक्शन प्लस एक दूसरे का माइनस, यानी अपोजिट देकर, तो बराबर 0 आएगा रिजल्ट। चलिए रिजल्टेंट फोर्स की बात, रिजल्ट 0 होता है। अनबैलेंस फोर्स में रिजल्ट 0 कभी नहीं, वो भी पेयर है, वो भी एक ग्रुप है एक से अधिक बलों का, और वैसे भी हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट पर हमेशा एक बल नहीं लगता। जिस एटमॉस्फेयर में है ना, तो एक बल नहीं लगता। अंडर ग्रेविटी है ना, तो एक बल नहीं लगता। अंडर ग्रेविटी है तो ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, एटमॉस्फेयर में है तो ऑलवेज फोर्स लगेगा प्रेशर के रूप में। बाकी एक्स्ट्रा जो जो बल लगे, अलग से जो जो अप्लाई किया जाए, तो इन सारे बलों को लगने के बाद भी कोई रिजल्ट आता है, रिजल्ट बल देता है, कोई चेंजिंग दिखता है, तो वो अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स, कोई रिजल्ट नहीं दिखता तो सभी बलों का एक संतुलन है, बल लगने के बाद भी एक संतुलन है, तो वो संतुलित बल है। आइए, यहाँ संतुलित बल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, केवल इंट्रोड्यूस किया गया दोनों को, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। उसके बाद अनबैलेंस फोर्स को लेकर आगे थोड़ा बढ़ाया गया। अनबैलेंस फोर्स को खास समझा गया चूंकि वो परिवर्तन लाने के लिए होता है, और अनबैलेंस फोर्स ही परिवर्तन लाता है, वही गति कराता है। गति का कारण अनबैलेंस फोर्स ही, और गति का कारण इस टाइप का जो फोर्स है वो किस तरह गति का कारण बना, और इस अप्लाइंग फोर्स पर गति किस तरह डिपेंड हुआ, यानी गति के साथ बल के बात को जोड़कर बल और गति की बात का अध्ययन करेंगे। और इस संदर्भ में जो न्यूटन ने इस संदर्भ में कुछ नियम दिए हैं न्यूटन ने, जिसे न्यूटन्स लॉ कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 3 नियम दिए गए, और गति के तीनों नियम, मीन्स न्यूटन के गति के तीनों नियम, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपके सिलेबस में पैर जमाए बैठा है, मतलब महत्वपूर्ण स्थान है। उसी को ठीक से समझने के लिए आपका ये चैप्टर है। ये सब तो भूमिका है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, लेकिन मेन स्टडी का जो बात है वो न्यूटन्स लॉज। और यही न्यूटन्स लॉज पढ़ने के क्रम में, जानने के क्रम में, इसके एक्सप्लेन में और जो टर्म्स आएंगे वो सबको तो जानना ही पड़ेगा, और उसी क्रम में टर्म मोमेंटम भी आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
मुख्य रूप से तीनों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस दरमियान जो बातें आएंगी वो बड़े बारीकी से हम लोग सीखेंगे। प्रॉब्लम्स जो आएंगे, क्वेश्चंस जो आएंगे, न्यूमेरिकल्स जो आएंगे, थ्योरीज आएंगे, एक्सप्रेशंस आएंगे, सब हम लोग बात करेंगे और बिल्कुल सहज तरीके से। बोर्ड की भी आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी, वहाँ भी हम लोग समझेंगे। यूं ही जो आपको समझा रहे हैं वो आपको यूं ही समझना है। और ये बात दिमाग में बैठा लो कि जितना सिंपल ये चैप्टर है ना फोर्स, उतना सिंपल आज तक दूसरा चैप्टर नहीं हुआ। इतना इजी है फोर्स। आपके 9वीं क्लास का ये पूरा फैक्ट, इसका कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा कभी कभी गहराई तक भी जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह दिमाग में सेट कर लो, इतना इजी है ये चैप्टर, आज तक उतना इजी दूसरा चैप्टर हुआ ही नहीं। बहुत इजी है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए सुनने के लिए, समझने के लिए, फिर देखिए आगे क्या क्या बात होती है। आज इतनी बात। धन्यवाद।